नमस्कारम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल श्री सार पर। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने लास्ट क्लास की और प्रीवियस लेक्चर्स की सारी की सारी टेक्निक्स को प्रैक्टिस किया होगा। उसे देखा होगा कि वो किस तरीके से मैनिफेस्ट कर रही है। बिना प्रैक्टिस की गई टेक्निक फ़ायदा नहीं करती। वो काम करना फिर कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है और एक तरीके से देखा जाए तो उन टेक्निक्स से फिर आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाएँगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो प्रेडिक्शंस गलत जाने लगेगी। तो प्रैक्टिस ज़रूरी है। चलिए, चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है कैंसर और मून, कर्क राशि और चंद्रमा। अब देखिए, जितने भी पागल लोग, सनकी लोग, जिनके एक्शंस को आप जीवन भर एक्सप्लेन ना कर पाए, जिनका लाइफ का पैटर्न ही समझ में ना आए, ऐसे लोग मून रूल्ड होते हैं। मून इज़ अ वेरी साइकिक प्लैनेट। मून बहुत ही साइकिक प्लैनेट है। अब मून जो है ना, उनके अवतार है भगवान कृष्ण। और भगवान कृष्ण की पूरी लाइफ देखो तो उसके अंदर सारी चीजें ना अनएक्सपेक्टेड है। जो भी उन्होंने कुछ किया, सोचा या लोगों को गाइड किया, वो सारी चीजें अनएक्सपेक्टेड है। जो उनसे कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा, उन्होंने वैसा काम किया। जैसे कि अपनी बहन को बोलना घर से भाग जाओ, ये अनएक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड चीजें हैं। भगवान कृष्ण ही कर सकते हैं ये, क्योंकि जो अपने लाइफ में बिना रूल के या अपने रूल्स से या अपने तरीके से काम करता है, ऐसे सिर्फ भगवान कृष्ण है और भगवान कृष्ण में ही वो गुण है, क्योंकि वो मून का अवतार है। युद्ध के मैदान में गीता का संदेश देना अर्जुन को, उसके डाउट्स क्लियर करना और उसे इमोशनली लड़वाना कि अगर आप नहीं लड़ेंगे तो आपके मतलब भगवान गीता में कहते हैं कि आपका अपयश होगा। और फिर युद्ध के बीच में महाभारत में कथा आती है कि जब अर्जुन वापस ढीला पड़ रहा होता है, वो कहते हैं कि देखिए यही है जिन लोगों ने आपके बेटे को मारा। तो इस तरीके से इमोशनली भगवान ने अर्जुन को समझाया, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी और ये बता दिया कि देखो मेंटली ये रीजन है। मून के एक्शंस को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और एक चीज ऑब्जर्व करने की ये है कि भगवान के जितने भी एक्शंस है या आप देखेंगे, वो ऑड और अजीब लग सकते हैं, लेकिन लॉन्गर टर्म के गेन्स के लिए और लॉन्गर टर्म्स के भलाई के लिए वो काफी जरूरी है। और एक बात, भगवान कृष्ण बहुत अच्छे एडवाइजर भी है और बहुत अच्छे फ्रेंड भी है। तो देखिए, कैंसर असेंडेंट ना, अब इसी कहानी से ये हमें संदेश मिलता है कि कैंसर असेंडेंट्स काफी साइकिक होते हैं, ठीक है, काफी अच्छे दोस्त हो सकते हैं। और सिर्फ कैंसर असेंडेंट नहीं, कैंसर असेंडेंट तो है ही, फिर मून असेंडेंट में हो, मून सेवेंथ से असेंडेंट को देख रहा हो बहुत क्लोज डिग्री में, ऐसे लोग भी, या फिर असेंडेंट लॉर्ड के साथ हो, तो ऐसे लोग भी काफी अच्छे साइकिक होते हैं और लाइक पागल होते हैं और काफी अच्छे दोस्त होते हैं, काफी अच्छा सपोर्ट करते हैं। ऐसे लोग लीड करने के लिए अच्छे नहीं है, लेकिन ऐसे लोग हेल्पफुल है। अनएक्सपेक्टेड तरह से हेल्प करना इनका नेचर है। आप घर का रास्ता पूछिए कैंसर असेंडेंट से या मून वालों से, वो आपको घर तक छोड़ के आएंगे, ठीक है। सिर्फ रास्ता बताना तो दूर, घर तक छोड़ के आएंगे ये। इस तरीके से अनएक्सपेक्टेड हेल्प करते हैं ये। और ऐसा होने के बावजूद भी दुनिया इनको उतनी अप्रिशिएट नहीं करती। यही प्रॉब्लम है कैंसर असेंडेंट की। जब हमने मार्स पढ़ा था, तो मार्स का गुस्सा कैसा था? बर्स्ट ऑफ एनर्जी थी, एकदम से आया कुछ टाइम तक और उसके बाद खत्म। टॉरस का गुस्सा था रानियों जैसा, कि ना इसको देखना है, ना इससे बात करनी है, ना कोई रिलेशन रखना है, मुझे इससे लेना देना ही नहीं। जेमिनी का गुस्सा था डुअलिटी वाला, कि आपका दोस्त बनकर रहेगा
और दुश्मनों वाले काम भी करेगा, आपके पीठ पीछे आपको गाली भी देगा। अब आते हैं कैंसर के गुस्से पर। कैंसर गुस्सा बी वेरी अवेयर ऑफ दीज़ पीपल। इन लोगों से काफ़ी अवेयर रहिए आप कि ये वहाँ पे आपको चोट पहुँचाएँगे जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट करेंगे। इसलिए कैंसर वालों से दुश्मनी कभी अच्छी नहीं होती। मोस्ट पैसिव अग्रेसिव पीपल यानी बिना दिखाए या बातों ही बातों में वार करने वाले लोग कैंसर असेंडेंट होते हैं। अगर आप में से किसी को भी जोकर याद हो बैटमैन सीरीज़ का, तो जोकर भी एक कैंसर असेंडेंट वाला रोल है और उसकी कहानी आप देखिए कि कुछ भी हो जाए, रिवेंज लेना है। तो उस तरीके से होते हैं कैंसर असेंडेंट। अगर वो उस ज़ोन में आ गए तो 20 साल बाद भी उनको चीज़ें याद रहती है। जिनका कैंसर असेंडेंट हो, मून असेंडेंट में हो या असेंडेंट लॉर्ड के साथ मून हो या फिर प्रोमिनेंटली किसी भी तरीके से बैठा हो, ऐसे लोग खतरनाक होते हैं। इसलिए कैंसर असेंडेंट के साथ हमेशा केयरफुली दुश्मनी रखनी चाहिए और दोस्ती भी रखनी चाहिए। तो केयरफुल रहना चाहिए। कैंसर का गुस्सा आउटबर्स्ट नहीं है, वो स्माइलिंग है हमेशा, भगवान कृष्ण की तरह। इनका गुस्सा तो है ही भगवान कृष्ण की तरह, साथ ही साथ एक और चीज़ ये है कि ये अपना गुस्सा अपने अंदर ही रखते हैं। ये किसी को ज़्यादा कुछ बताते नहीं हैं और जब भी इनको लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ सही मौका मिलता है, तभी ये अपना गुस्सा को एक्सर्ट करते हैं। उसे एक दिशा देते हैं और इनका छोटा-मोटा फिर वो एक्सर्शन नहीं होता, वो फिर बड़े लेवल पे होता है और ऐसा भी नहीं है कि छोटा-मोटा मार दिया या कुछ कर दिया। नहीं, नहीं, इनसे फिज़िकल लड़ाई नहीं होती। ये लड़ाई मेंटल लेवल पर करते हैं और इमोशनल लेवल पर करते हैं। अब देखिए इससे एक टेक्नीक निकलेगी कि जहाँ पर भी कैंसर का साइन जाएगा या मून रहेगा, वहाँ पर यू वर्क वेरी इमोशनली। आप वहाँ पे बहुत इमोशनल होके काम करेंगे। वहाँ पर आप साइकिक हैं, वहाँ पर आप जो भी कर रहे हैं, वो सारा इमोशन से के साथ कनेक्टेड है। जैसे कि 9th हाउस में पड़ जाए कैंसर, तो फादर या रिलीजन के साथ इमोशनली कनेक्ट होना या गुरु के साथ इमोशनली कनेक्टेड होना, वहाँ पर अब लॉजिक नहीं है। डिपेंडिंग ऑन मून मून कहाँ है, ये बताएगा कि वो इमोशन पॉजिटिव है या नेगेटिव। लेकिन अब वो आप वहाँ पे कनेक्टेड है। अब मान लीजिए किसी का 9th हाउस में है कैंसर, तो अनटिल एंड अनलेस किसी का आए कि मुझे मतलब इमोशनली आए कि मुझे ऐसे ही कॉलेज में जाना है और मुझे ऐसा ही स्टडीज़ करना है, ठीक है? तब तक वो नहीं जा पाएगा, वो नहीं कर पाएगा, अगर कैंसर 9th हाउस में है तो। अब देखिए किसी का कैंसर 4th हाउस में हो पड़ जाए, तो ऐसा व्यक्ति अपनी मदर के साथ कनेक्टेड है, अपने प्रॉपर्टी के साथ कनेक्टेड है, अपने बाइक या स्कूटी के साथ कनेक्टेड है। ऐसा व्यक्ति सोचता है कि ये मेरी पहली स्कूटी है या दूसरी स्कूटी है या गाड़ी है, मैं इसे कैसे बेच दूँ? और वो इतना कनेक्टेड होता है, जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा में भिड़े था, ठीक है? तो उसका एक स्कूटी था सखाराम, उसी तरीके से। तो आप कैंसर को हाउस से मिलाकर देखिए और देखिए कि वहाँ पे जितने भी डिसीज़न्स लिए जा रहे हैं, वो इमोशनल कनेक्शन की वजह से लिए जा रहे हैं। अब देखिए मानिए कि आपका कैंसर 4th हाउस में है और आपकी मदर ने आपको इमोशनली हर्ट कर दिया, तो वो स्कार नहीं जाता। वो धीरे-धीरे टाइम के साथ थोड़ा बहुत ठीक होता है, लेकिन वो स्कार कभी नहीं जाता। कैंसर के साथ ये भी इश्यू है। आपका जो इमोशन है, आपका सोचने का तरीका है, वो कैंसर और मून जहाँ पर भी है, उस इन दोनों हाउसेस के अराउंड या सेम हाउस में अगर हो, तो उस एक हाउस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। आप हमेशा उसी के आस-पास कुछ ना कुछ सोच रहे हैं। अब आते हैं दूसरे टेक्नीक पे। मून जो है, चंद्रमा, वो मन का कारक है, क्योंकि वो ऋषि अत्रि के मानस पुत्र है। जब ऋषि अत्रि और माता अनुसुईया ने
इच्छा किया कि एक पुत्र हो, तो ऋषि अत्रि के आँखों से चंद्रमा ने जन्म लिया। अब देखिए, ध्यान से सुनिए, चंद्रमा आइज़ का कारक है, वीनस आइज़ की सुंदरता का कारक है और मार्स आइज़ के आईसाइट का कारक है। तो तीनों में डिफरेंस है, इस डिफरेंस को समझिए और याद रखिएगा। लेकिन इस स्टोरी से बेसिकली हमें ये पता चलता है कि मून मन चंद्रमा मन का कारक है और आँखों का कारक है। अच्छा, और एक बात, अत्रि का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा खाना, इसलिए चंद्रमा फूड का भी कारक है। आपका फूड का क्वालिटी जो है ना, वो मून डिसाइड करता है। जैसे सैटर्न मून हो जाए, तो खाने का वेस्टेज करता ही करता है। अब राहु मून हो जाए, तो तामसिक भोजन करता है। अब कैंसर के साथ सबसे बड़ी इश्यू ये है ना कि वो इमोशनल चीज़ों को, इमोशनल मुसीबतों को बर्दाश्त नहीं करना चाहता, इमोशनल धोखे को बर्दाश्त नहीं करता। और इमोशंस तो देखिए सभी में है और कैंसर भी सभी के राशि में कहीं न कहीं है, सबके चार्ट में कहीं न कहीं है। तो लाइफ में एक जनरल रूल है कि किसी के भी इमोशंस के साथ मत खेलिए। किसी को मेंटली आप कुछ कर रहे हो वो एक अलग बात है, ठीक है? लेकिन किसी के इमोशंस के साथ मत खेलिए। किसी को आउटस्मार्ट करना एक अलग बात होती है। मार्स के साथ ऐसा नहीं है, दिक्कत नहीं है। वो उसका आउटबर्स्ट आएगा, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन मून के साथ डिप इमोशनल स्कार रहेगा, वो डीप स्कार रहेगा। कैंसर असेंडेंट पूरे जीवन इमोशंस के ऊपर चलता है। जिसके ऊपर दिल आ गया उसके लिए कुछ भी और जिसके ऊपर दिल ना आया उसके लिए कुछ नहीं। कुछ नहीं देना जिसके ऊपर दिल नहीं आया उसको। ये प्रॉब्लम दिल का है। दिल से सोच लिया मुझे अब ये करना है, तो दुनिया में कुछ भी हो जाए, वो करके ही रहते हैं। अब भगवान कृष्ण का चार्ट मेंटली बनाते हैं। जिसको मेंटली चार्ट नहीं बनाना आता, वो कॉपी पेन ले ले और उस पे चार्ट बनाए। टॉरस असेंडेंट में मून लगन में है। थर्ड हाउस में मार्स, वीनस और राहु है। अब थर्ड हाउस मैसेंजर का काम करता है। तो भगवान कृष्ण ने जहां भी संधि कराने की कोशिश की, वहां पर लड़ाई हो गई। और क्यों हुई? क्योंकि मार्स और राहु क्लोज डिग्रीज में बैठे हैं। तो यहां से ये भी एक सूत्र निकलता है कि जिसका थर्ड हाउस खराब हो, उसे सुलह नहीं करवानी चाहिए, मारपीट हो जाती है। और एक बात, जब भगवान कृष्ण 15 साल के थे, तो वो अपने मामा के घर गए और वहां पे उन्होंने लड़ाई कर ली। उस टाइम थर्ड हाउस एक्टिवेटेड था परिभ्रमण पद्धति में। ये सिखाऊंगा मैं बाद में परिभ्रमण पद्धति क्या होता है, किसी और वीडियो में। और सिक्स्थ लॉर्ड मामा का थर्ड में बैठा था। अब यहाँ से एक टेक्निक निकलती है कि मून आपके चार्ट में जहां पर भी बैठेगा, वहां पे 15 साल की उम्र में रिजल्ट देगा, एक्टिवेट होगा। और फिर 15 के बाद 27 की उम्र में 12-12 के गैप में देता रहेगा। 27 में, फिर 39 में, फिर 51 में, ठीक है? मून जहाँ पर भी बैठेगा, वहाँ इस तरीके से इस एज में रिजल्ट्स देगा। और इस टेक्निक को यूज़ करके आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन भी कर सकते हैं। ये टेक्निक हमेशा 100% वर्क करती है। अब देखिए इतना अच्छा टेक्निक निकाल के दिया, मिनिमम 10 चार्ट में अप्लाई कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि किस तरीके से वर्क कर रहा है। देखिए, मून जो है ना, वो ये फालतू के नियम बर्दाश्त नहीं करता। वो एक एनार्किस्ट है। इसलिए आप देखो कैंसर असेंडेंट की लाइफ में हमेशा इंस्टेबिलिटी रहती है। अब देखो क्लास में जो बच्चे होते हैं, जो ये सोचते हैं कि टीचर का बेंच कैसे तोड़ा जाए, कुछ मस्ती कैसे की जाए, ठीक है? ये सब मून प्रोमिनेंट वाले लोग होते हैं। देखिए, इसीलिए जहाँ पर भी आपका कैंसर है, ये मून है, वहाँ पर आप दुनिया से अलग हैं। वहाँ पर आप कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जो दुनिया नहीं कर रही। कुछ ऐसा अजीबो-गरीब कर रहे हैं जो दुनिया नहीं कर रही। अब और एक चीज़ देखने की ये है कि अगर आपका मन खुश नहीं है,
तो आप जितने भी अच्छे जगह पर हैं, आप बुरे हैं, आपकी सिचुएशन बुरी है। और अगर आपका मन अच्छा है, तो आप जितने भी बुरे जगह में हो, आप अच्छे हैं, आप जीत में हैं। ये है डिफरेंस अच्छा मून और बुरा मून का। आज के ज़माने में अगर मून अफ़्लिक्टेड है, तो मेंटल प्रॉब्लम्स है, पीस नहीं है माइंड में। बहुत बड़े-बड़े प्रॉब्लम्स मेंटल इश्यू की वजह से होते हैं। जैसा कि प्राणिक हीलिंग अगर आप में से किसी ने किया होगा, तो आप जानते होंगे कि और प्राणिक हीलिंग की किताबों में भी ये लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं ये, कि बहुत सारे बड़े-बड़े इश्यूज़ जो होते हैं, शुगर, डायबिटीज़, कोई क्रॉनिक इलनेस, पीसीओडी, ये सारी चीज़ें इमोशनल इश्यूज़ की वजह से होती है, इमोशनल ट्रॉमा की वजह से होती है। अगर आप अपने मेंटल इश्यूज़ को सीरियसली नहीं ले रहे, अपने मेंटल स्टेटस को सीरियसली नहीं ले रहे, प्लीज़ लीजिए और खून खराब मत कीजिए। अपने प्रॉब्लम्स को किसी के साथ डिस्कस ज़रूर कीजिए और ओपन रहे। और अब हम कुछ समय में डिस्कस करेंगे मून को अलग-अलग प्लैनेट्स के साथ। इफ यू डोंट नो हाउ टू बी हैप्पी, आपको अपनी हैबिट्स चेंज करनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता कि किस तरीके से खुश रहा जाए, तो अपनी हैबिट्स को ज़रूर, अपनी आदतों को ज़रूर चेंज करें। देखिए, मून जिस भी राशि में बैठेगा, वो थोड़ा बहुत उस राशि की तरह बिहेव करने लगेगा, क्योंकि मून पानी है और राशिज़ एनर्जीज़ हैं, तो वो उसकी तरह बिहेव करने लगेगा। देखिए, एक योग है, केमुद्रम योग, इसे दरिद्र योग भी बोला जाता है, क्योंकि आपके थॉट्स जो है, उसे कोई प्लैनेट चाहिए जनरेट होने के लिए। मून के मून के 2nd और 12th में अगर कोई प्लैनेट ना हो, तो इसे केमुद्रम योग बोला जाता है। और इसी वजह से इसे दरिद्र योग भी बोला जाता है, क्योंकि कोई प्लैनेट नहीं है इसे सपोर्ट करने के लिए। अब और एक योग होता है विष योग। विष योग में क्या होता है कि सैटर्न और मून साथ रहते हैं या म्यूचुअल एस्पेक्ट में रहते हैं, तो भी विष योग होता है। तो ये दुःख, पीड़ा, डिप्रेशन, मेंटल इश्यूज़ कुछ ना कुछ देता है अपनी दशा में, अगर दशा चल जाए वैसे तो देता है। और कई बार तो बिना दशा के भी मैंने देखा है कि ये कुछ केसेस में लोगों को डिप्रेशन दे सकता है। अब मून के साथ राहु बैठ जाए, तो ज़रूरत से ज़्यादा उन्मादी। उन्मादी मतलब ना अब उसको उल्टे-सीधे थॉट्स, मतलब उल्टी चीज़ें, सीधे चीज़ों में ही थॉट्स और ध्यान, और मून राहु का एक स्नैपशॉट पिक्चर, ऐसे लोगों को धोखा बहुत मिला होता है लोगों से। अब मून मानो केतु के साथ बैठ जाए, तो ऐसे लोगों को ना सोल का फूड चाहिए। केतु सोल है, सोल का मतलब केतु स्पिरिचुअल है, क्योंकि हेड नहीं है ना। ज्ञान भैरव तंत्र में एक मेडिटेशन है हेडलेस, तो केतु सोल है एक तरीके से, काफ़ी स्पिरिचुअल है। और क्योंकि भगवान के चरणों में गिर गया था केतु, तो एक तरीके से ज्ञान भी है। अब देखिए, आपको इंटरनल खुशी किस चीज़ से मिलती है? केतु का सबसे बड़ा रेमेडी वही चीज़ करना है। तो अब मानिए मून केतु का कॉम्बिनेशन हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति फ़कीर है। पैसा होते हुए भी फ़कीर है, बाय द वे। ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं है उसके पास, पैसा होते हुए भी फ़कीर है। क्योंकि इच्छाएँ ना वर्ल्ड की नहीं रही, अब स्पिरिचुअल हो गई है इच्छाएँ। केतु ने अब इच्छाओं को स्पिरिचुअल कर दिया है, और ऐसा तब होता है जब काफ़ी क्लोज़ डिग्री में हो, मून और केतु। इसमें मैं हमारे एक पुराने टॉपिक पर वापस आना चाहूँगा कि सैटर्न विषाद है और मून मन है। तो सैटर्न और मून को आर्टिफ़िशियली ना मिलाइए, प्रॉब्लम्स देके जाएगा ये। अब देखिए, सैटर्न के साथ अगर मून नेचुरली आ जाता है, तो ऐसा व्यक्ति कहीं न कहीं हेवी बॉडी का हो जाता है। इसलिए देखिए, डिप्रेशन में भी जो लोग होते हैं, ऐसे लोग ज़्यादा खाना खाते हैं।
या कभी-कभार बिल्कुल खाना नहीं खाते। डिपेंड करता है। बिल्कुल ना खाने खाने से भी अलग-अलग अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। देखिए मून ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसके लिए ये बोला गया है कि अगर पूरे चार्ट में ये खराब हो जाए, तो कोई भी राजयोग फलित नहीं होता। इसलिए अपने इमोशंस का ध्यान दीजिए, अपने आस-पास के लोगों पर ध्यान दीजिए, उनका भला कीजिए, उनकी हेल्प कीजिए इमोशनली और एनर्जी सकर्स से बचिए। जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं, ऐसे लोगों से बचिए। मून और कैंसर वालों के लिए एक बहुत बड़ी रेमेडी ये है कि सुबह-सुबह ये रेमेडी कोई भी कर सकता है। सुबह-सुबह उठकर मिरर में देखना और अफ़र्मेशंस देना, अच्छी बातें करना, पास्ट टेंस में और उससे आप एक चेंज ऑब्ज़र्व करेंगे। अच्छा और एक टेक्नीक है कि मून जहाँ पर भी हो, वहाँ पर व्यक्ति को कंटीन्यूअस चेंज चाहिए। वहाँ पर व्यक्ति एक चीज़ पर टिका नहीं रहता। इसलिए मून अगर 9th हाउस में हो, तो ऐसा व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर्स को चेंज कर सकता है। मून अगर 7th हाउस में हो, तो ये अच्छा नहीं माना जाता। ये मल्टीपल गर्लफ्रेंड्स रखता है, मल्टीपल रिश्ते भी रखता है कई बार। डिपेंड करता है लेकिन इसके ऊपर भी किसका एस्पेक्ट है वगैरह। तो दिस इज़ नॉट अ स्नैपशॉट प्रेडिक्शन पर हाँ, मल्टीपल गर्लफ्रेंड्स रखता है ऐसा व्यक्ति। देखिए, मून सन के 3 हाउस आगे और 3 हाउस पीछे और सन के साथ मेलेफिक है या बुरा रिज़ल्ट देने वाला है, क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर राजा की दृष्टि है और वो खुल के काम नहीं कर पा रहा और उसके अलावा जो भी है मून, वो पॉज़िटिव है। या और भी चीज़ें होती है देखने की, लेकिन इन जनरल ती 3 हाउस के अंदर सन के जो मून है, वो रिज़ल्ट नहीं दे सकता, जो पूर्णमासी का मून दे सकता है। अब मून के नाम पर आते हैं। मून का एक नाम है सोम। आप देखिए जो पोएट्स होते हैं और सोम का मतलब होता है एक रस। जो पोएट होते हैं वो रस होता है उनके अंदर एक, कविता का एक रस है। तो वो अपने मून के ऊपर पोएम्स लिखते हैं। जिनका मून बहुत अच्छा हो, ठीक है, बहुत फ्लोई हो, वो पोएम्स लिख सकते हैं, वो उनकी लिखावट अच्छी होती है। मून पर कोई हेवी प्लैनेट अगर एस्पेक्ट दे रहा हो और ऐसा कुछ, तो वो काफ़ी डीपली कुछ लिख सकते हैं। अब सोम से ही ये टेक्नीक आता है कि जैसे वीनस के दशा में बॉडी की हीलिंग होती है, वैसे ही मून के दशा में इंटरनल इमोशनल हीलिंग होती है। अब मानिए मून किसी के लिए चला गया 8th हाउस में, तो ये स्नैपशॉट प्रेडिक्शन है कि ऐसे लोगों को कुछ ना कुछ साइकिक ट्रबल्स होंगे ही होंगे। अब मानिए कि 8th हाउस में टॉरस में उच्च का होके बैठ गया मून, तो ऐसा में भी साइकिक ट्रबल्स तो देगा ही, लेकिन साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति खाने से रिलेटेड कुछ करेगा। तो इस तरीके से मिला करके भी प्रेडिक्शन दे सकते हैं। अब मून का ना एक नाम है विधु, ठीक है? और मून जो है ना, उनकी 27 पत्नियाँ हैं और 27 नक्षत्र ही उनके 27 पत्नियाँ हैं। उनमें से जो उन्हें सबसे प्यारी है, उनका नाम है रोहिणी। रोहिणी के साथ चंद्रमा रहना चाहते थे, लेकिन रोहिणी के फादर ने यह चीज़ ऑब्ज़र्व की और गुस्से में आकर चंद्रमा को श्राप दे दिया कि आप कभी बाप नहीं बन पाओगे और आप 27 नक्षत्र में घूमते रहोगे, 27 पत्नियों के पास, ठीक है? और रोहिणी के बहुत रिक्वेस्ट करने पर दक्ष प्रजापति, जो इन 27 पत्नियों के फादर हैं, ठीक है? उन्होंने मून का श्राप थोड़ा कम कर दिया और उन्होंने कहा कि ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा सेट कर देते हैं, जिसमें आप वाइफ के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाओगे और अगर किया तो प्रॉब्लम्स आएगी। वो टाइम था पूर्णमासी यानी फुल मून, फिर डार्क नाइट और 14th डे ऑफ द लूनर कैलेंडर यानी चतुर्दशी, पूर्णिमा और अमावस्या को।
ऐसे में बच्चा कंसीव नहीं करना चाहिए, वरना और किसी को नहीं करना चाहिए, वरना उस बच्चे को साइकिक ट्रबल्स आते हैं। और एक चीज़ नोटिस कीजिए कि मून की 27 पत्नियाँ होने के बावजूद भी मून को मज़ा किसके साथ आया? तारा के साथ और बच्चा हुआ मर्क्यूरी। इससे ये टेक्नीक निकल के आती है कि मून अगर 7th हाउस से लिंक हो जाए या फिर 8th हाउस से लिंक हो जाए या 12th हाउस से लिंक हो जाए या फिर असेंडेंट में उतना नहीं, लेकिन अगर इन तीनों हाउसेस से लिंक हो जाए 7th, 8th और 12th, तो ये आपको इलेजिटिमेट रिलेशंस देने में कैपेबल है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर देने में कैपेबल है। अब देखिए मून का जैसे कि हमने पहले बताया कि एक नाम सोम है, तो हम ये कह सकते हैं, ये काफ़ी सटल एक्सपीरियंस है कि कैंसर जहाँ पर भी हो या मून जहाँ पर भी हो, वहाँ पर काम करते-करते हमें कुछ ना कुछ एक एडिक्शन होगा या कुछ एक आदत होगी। ये वो चाय की आदत भी हो सकती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि स्मोकिंग या दारू को ही एडिक्शन कहते हैं। वो कोई भी आदत हो सकती है। जैसे किसी का पाइसेस असेंडेंट के लिए किसी का चार्ट था, उसका 5th हाउस में कैंसर आया। उसको एक वियर्ड हैंड जेस्चर करने की आदत थी जब वो पढ़ाई करता था तब और काफ़ी प्रोमिनेंट था वो। अब मानिए किसी का 3rd हाउस में कैंसर है या मून है, तो ऐसे व्यक्ति के सिबलिंग्स को भी एडिक्शन हो सकती है, कोई ना कोई चीज़ की, भले ही वो चाय की एडिक्शन क्यों ना हो। इस टेक्नीक को मैंने इस क्लास में आज इसीलिए पर्टिकुलरली डाला है, क्योंकि ये काफ़ी माइन्यूट टेक्नीक है और इसको प्रैक्टिस किए बिना इससे प्रेडिक्शंस नहीं आएगा। तो इस टेक्नीक को प्रैक्टिस ज़रूर करें। अब हम आते हैं हमारे मून के डिस्क्रिप्शन पे कि वो किस तरह से दिखता है। मून व्हाइट कलर के क्लोथ्स में ड्रेस्ड है, बहुत ही ज़्यादा डिवाइन है। तो वो जिस रथ में बैठा है, उस रथ के आगे 10 घोड़े हैं। एक हाथ में हथियार है और दूसरे हाथ में ध्यान की मुद्रा है। और अंत में लिखा है इसके बारे में, बृहत्पराशर होरा शास्त्र में, कि 2 बार जन्म लेने वाला है। यहाँ से एक टेक्नीक निकल के आती है कि मून अगर असेंडेंट में हो या कैंसर असेंडेंट में हो, तो ऐसा व्यक्ति 2 बार जन्म लेने वाला होता है। लाइफ में ऐसा कोई ना कोई पॉइंट आता है, जिसमें ये व्यक्ति 180 डिग्री लाइफ घूम जाती है, ऐसे व्यक्ति की और ऐसा व्यक्ति दोबारा जन्म लेता है। और एक टेक्नीक बताता हूँ, मून या कैंसर जहाँ पर भी हो, वहाँ पर आप कोई ना कोई चीज़ छुपाओगे। मानिए मून 4th हाउस में है, तो कई बार ऐसा व्यक्ति सही एड्रेस नहीं बताता। मून 11th हाउस में है, तो ऐसा व्यक्ति ने कितना पैसा कमाया या कोई चीज़ कितना में खरीदा, ये नहीं बताता। मून 3rd हाउस में हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने पड़ोसी के बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहेगा, अपने सिबलिंग के बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहेगा और हो सकता है कि किसी कम्युनिकेशन डिवाइस या ट्रैवलिंग के बारे में झूठ बोले, तो ऐसा हो सकता है। मून 10th में हो, तो समथिंग रिगार्डिंग जॉब के बारे में कुछ और फादर की फैमिली के बारे में कुछ छुपाएगा। ऐसा व्यक्ति फादर्स का स्टेटस या फादर से रिलेटेड चीज़ें बहुत छुपाता है। मून 6th में आ जाए, तो ऐसा व्यक्ति कई बार अपनी डिज़ीज़ छुपाता है। मून अगर वहीं 2nd हाउस में आ जाए, तो ऐसा व्यक्ति खाने के बारे में और अपने फैमिली के वेल्थ के बारे में झूठ बोल सकता है। मून अगर असेंडेंट में हो, तो ऐसा व्यक्ति के बारे में शास्त्र कहते हैं कि बिलीव मत करो। इसे जाना होगा दिल्ली और ये पहुँचेगा मुंबई। सेम होता है कैंसर असेंडेंट के साथ, दिल में आएगा तो करेगा, नहीं आएगा तो नहीं करेगा। अब देखिए वहीं पे कैंसर अगर आ जाए 9th राशि या 3rd राशि में, मतलब 3rd हाउस या 9th हाउस में, तो ऐसा व्यक्ति का शादी जब होगा या लड़की देखने जब जाएँगे या लड़के देखने को जब जाएँगे, तो ल
पति और पत्नी में कोई ना कोई इमोशनल होगा, रो देगा, तभी जाके शादी होगी, वरना शादी नहीं होगी। और एक टेक्नीक है, बीपीएचएस में एक श्लोक है, बृहत्पराशर शास्त्र में, जिसका मतलब ये है कि चंद्रमा झूठ को सूंघ लेता है। ही कैन स्मेल द लाइज़। तो अब देखिए, चंद्रमा अगर 4th हाउस में हो, तो कोई भी प्रॉपर्टी से, कार से रिलेटेड झूठ बोलेगा, तो ऐसा व्यक्ति समझ जाएगा कि कहीं न कहीं इंट्यूशन आ जाएगा कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है। 11th हाउस में हो, तो प्रॉफिट्स के बारे में, वेल्थ के बारे में कोई झूठ बोलेगा, इनकम के बारे में कोई झूठ बोलेगा, तो समझ जाएगा ऐसा व्यक्ति कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ गलत है। 2nd हाउस में अगर हो चंद्रमा और कोई खाने के बारे में झूठ बोले या फैमिली वेल्थ के बारे में झूठ बोले, तो भी ऐसा व्यक्ति कहीं न कहीं समझ जाएगा। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, वो एक बार अपने चार्ट में चेक करके बताएँ कि उनके चार्ट में ये टेक्नीक किस तरीके से काम कर रही है, ताकि सबको एक आइडिया हो। अब देखिए, कैंसर साइन पीस और हार्मनी का साइन है, क्योंकि 4th हाउस में व्यक्ति पीस और हार्मनी, शांति ही ढूँढता है। अब मान लीजिए एक्वेरियस असेंडेंट है, तो ऐसा व्यक्ति डेली जाएगा जॉब पे अपना 9 टू 5 और उसी जॉब पे उसी जॉब से इसे शांति मिलेगी, उसी डेली रूटीन से इसे शांति मिलेगी। क्योंकि कैंसर आ गया 6th हाउस में और 6th हाउस है रोग ऋण शत्रु का। वहीं पे किसी का आ जाए 10th हाउस में कैंसर, तो ऐसे व्यक्ति को शांति मिलती है अपने फादर के फैमिली के साथ और अपने काम में, इत्यादि, इत्यादि। बेसिकली आपको शांति तभी मिलेगी जब आप अपने कैंसर साइन को एक्टिवेट करेंगे। अब मान लीजिए, सपोज़ कीजिए कि कैंसर आ गया 3rd हाउस में, तो ऐसा व्यक्ति चाहेगा कि पड़ोस में शांति बनी रहे, दंगा-फसाद ना हो और सब कुछ पीसफुल रहे। सेम चीज़ सिबलिंग्स के साथ भी हो वगैरह। जहाँ पर भी कैंसर का साइन है या मून है, वहाँ पर आपको बैठने में सुकून मिलेगा। ज़ुबान का टेस्ट कंट्रोल करने से मून कंट्रोल में आता है। ये भी एक टेक्नीक है और जो ज़ुबान का टेस्ट कंट्रोल कर लिया, वो दुनिया जीत जाएगा। अब आज के क्लास के सेकंड लास्ट टेक्नीक पे आते हैं। मून से लाइफ़ का पैटर्न कैसे पता चलेगा? तो देखिए, मून किस नक्षत्र में बैठा है, उस नक्षत्र के लॉर्ड को देखिए। अब बीपीएचएस में नक्षत्र लॉर्ड का कहीं मेंशन नहीं है। ये केपी से आता है, कृष्णमूर्ति पद्धति से। नक्षत्र लॉर्ड कोई भी सॉफ्टवेयर आपको निकाल के दे देगा। तो मून का नक्षत्र लॉर्ड देखिए, वो प्लैनेट जिस भी हाउस को रूल कर रहा है, उस हाउस से रिलेटेड ही आपका लाइफ चलेगा, पूरा-पूरा। जनरल थीम ऑफ लाइफ यही होगा। इसको आप दशा की कैलकुलेशन में भी, दशा कैसे जाएगी, इसमें भी लगा सकते हैं। मान लीजिए किसी की राहु की दशा चल रही है, तो राहु का नक्षत्र लॉर्ड कौन है? और वो जो प्लैनेट है, वो कौन से हाउस को रूल कर रहा है, ठीक है? उसकी राशि कौन से हाउस में पड़ रही है। तो उसी हाउस से रिलेटेड, उसी हाउस के सिग्निफिकेशन से रिलेटेड या उसी हाउस के इर्द-गिर्द उसकी दशा जाएगी। ये भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टेक्नीक है। इसे भी बार-बार आपको प्रैक्टिस करना होगा, देखना होगा। मान लीजिए अब कोई छोटा बच्चा है, तो उसे तो अब आप मून के बारे में नहीं बता सकते ना। उसे तो आपको उसकी दशा देख के ही बतानी होगी कि हाँ, उसका सोच किस हाउस के इर्द-गिर्द घूम रहा है। आई मीन उसके लाइफ़ का थीम किस हाउस के इर्द-गिर्द घूम रहा है। ओके, सो अब आते हैं आज के क्लास के लास्ट टेक्नीक पर। आज का लास्ट क्लास का लास्ट टेक्नीक है सोम, मून का एक नाम सोम के बारे में। सोम एक रस है, देवताओं का एक अल्केमी है, ठीक है? तो सोम से ये पता चलता है कि मून जहाँ पर भी बैठेगा ना, वहाँ पर आपको सॉल्यूशंस बनाना या जड़ी-बूटी बनाना या कुछ ना कुछ बनाना आपको अच्छा लगता है।
जैसे मान लीजिए 10th हाउस में बैठ जाए, तो ऐसा व्यक्ति कोई ना कोई चूरन बनाएगा, कोई ना कोई दवाई ऐसी बनाएगा जिस मतलब घर पे, और एक दवाई खत्म हुई नहीं, दूसरी दवाई चालू, ऐसा। तो इसको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 11th हाउस में वही हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति आयुर्वेदिक काढ़े बना सकता है, इत्यादि, इत्यादि। अलग-अलग हाउस में ये अलग-अलग तरीके से रिज़ल्ट्स देता है। 2nd हाउस में ऐसे व्यक्ति को खाना बनाना पसंद हो सकता है, जैसे शेक-वेक बनाना, राशि पे भी डिपेंड करता है कि कौन-सी राशि है। तो राशि से, हाउस से मिक्स करके आपको प्रेडिक्शंस निकालने होंगे इसमें। तो ये आज का होमवर्क है। इस टेक्निक को प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, और प्रैक्टिस एक तरीके से बाकी सारी टेक्निक्स को भी ज़रूर कीजिएगा। कम से कम 10 चार्ट, 15 चार्ट्स में अप्लाई करके ज़रूर देखिएगा। आज का वीडियो उतना लंबा नहीं हुआ, और ये काफ़ी अच्छी बात है। तो आज हम दुर्गा स्तुति करते हैं वीडियो के एंड में। वीडियो एंड हो चुका है, जिसे दुर्गा स्तुति नहीं सुननी वो जा सकते हैं। ओम त्वमेव सर्वजननी मूलप्रकृतिरीश्वरी, त्वमेवाद्या सृष्टिवृद्धो स्वेच्छया त्रिगुणात्मिका, कार्यार्थे सगुणा त्वं च, वस्तुतो निर्गुणाशयम् परं ब्रह्म स्वरूपा त्वं, सत्या नित्या सनातनी, तेजस्वस्वरूपा परमा, भक्तानुग्रह विग्रहा, सर्वस्वरूपा सर्वेशा, सर्वधारा परात्परा, सर्वबीजस्वरूपा च, सर्वपूज्या निराश्रया, सर्वज्ञा सर्वतो भद्रा, सर्वमंगल मंगला। जय जय। तो ये मैंने एक्चुअल में एक वैदिक मंत्र कर दिया। स्तुति जो एक्चुअल है वो तो इससे भी काफ़ी लंबी है। लेकिन स्तुति के पहले 8 लाइन उसमें मैंने पहले ओम लगा दिया, तो प्रणव मंत्र लगा दिया, तो मैंने फिर सोचा कि ठीक है, मंत्र ही पढ़ लेते हैं। तो ठीक है, चलिए चलते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय-बाय, जय दुर्गे और राधे राधे।